नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगस्त महीने के करंट अफेयर का पहला पार्ट हमने किया था और उसके अंतर्गत 65 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। 65 क्वेश्चन अगस्त 1 से लेके 15 तक के थे। 16 से लेके 31 अगस्त तक के 75 क्वेश्चन और हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन प्रश्नों को कवर करने के बाद में पूरे अगस्त महीने का कंप्लीट करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लें और जिन लोगों ने उसको देखा है तो इसको देख के अपने करंट अफेयर को तैयार कर लें। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इस श्रृंखला का 66 नंबर प्रश्न, लेकिन आज का पहला प्रश्न। हाल ही में फीफा के द्वारा फुटबॉल महासंघ जिसको निलंबित कर दिया गया है वो कौन सा फुटबॉल महासंघ है? फीफा ने निलंबित किया है और ये है भारतीय फुटबॉल महासंघ। फीफा की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1904 से ये काम कर रहा है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है और ज्यूरिक आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 1904 से इतना पुराने समय से यह काम कर रहा है और अभी राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगाते हुए फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ के को निलंबित किया है कि यहाँ पर राजनीतिक पक्षपात बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते चलें और हमारे उत्तर से मिलान करते चलें, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 83 को दिया गया, ये नाम है फिल्म का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परेश रावल को दिया गया और बेस्ट एक्टर का खिताब रणवीर सिंह को दिया गया। पहला तीसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है कपिल देव का, और कपिल देव को दिया गया है, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न को आयोजित किया जाता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो सैफाली शाह को दिया गया है और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है ही हैं। बेस्ट सीरीज अगर आपसे पूछ ली जाए तो एक सीरीज आई थी 26/11 पे और उसका नाम था मुंबई डायरीज। तो मुंबई डायरीज को ये बेस्ट सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कारों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। टोटल 107 वीरता पुरस्कार ये स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाते हैं, ये दिए गए और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको दिया गया। और इसमें वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति पुरस्कार हैं, कीर्ति चक्र पुरस्कार। तो कीर्ति चक्र पुरस्कार 3 दिए गए हैं, 13 शौर्य पुरस्कार दिए गए हैं, 81 सेना मेडल दिए गए हैं, 1 नौसेना मेडल है, 7 वायुसेना मेडल है। तो ये 3 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह कीर्ति चक्र से सम्मानित हुए और 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, सुदीप सरकार और पाओ तिएंसैत गुइते, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। नेट ग्रिड के संबंध में सही कथन आपको बताना है। नेट ग्रिड का मतलब क्या है? नेट ग्रिड के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का ये फुल फॉर्म है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अभी लिखा है कि नवनीत सहगल को इसका सीईओ नियुक्त किया गया, तो नवनीत सहगल को नहीं, पीयूष गोयल को, जो कि नागालैंड कैडर के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, इनको नियुक्त किया गया है। और नेटग्रिड की स्थापना 2009 में आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक खुफिया संगठन के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में हवाई अड्डा डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज होता है। अभी तक पूछा जाए आपसे तो असम में पूर्वोत्तर के सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं, 7 असम में है। टोटल पूर्वोत्तर में 5 हवाई अड्डे हैं। अभी तीसरा हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का ये बना है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश का ये 3rd हवाई अड्डा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार इंडिया इंटरनेशनल सीपो शो के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन मच्छी भात वाले इलाके में किया जाएगा और मच्छी भात लोग खाते हैं कोलकाता में। सी फूड में मछलियाँ, साथ में जितने भी केकड़े, जितना भी बालू वालू में घूमते जानवर, उठा के उनको तलो खाओ, बस वही सब आते हैं
इंसान किसी को नहीं बचाता, सब खा सकता है वो। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ना खा ले, तो वैसा ही है ये। और खैर ये अपनी चॉइस है। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और साथ में सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके तत्वाधान में ये हो रहा है। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में भारत के शीर्ष 3 सबसे भरोसेमंद संस्थानों की जो सूची जारी हुई, उसमें कौन शीर्ष के 3 रहे हैं? तो पहला रहा है इसमें सेना, दूसरा रहा है आरबीआई और तीसरा प्रधानमंत्री का जो पद है वो। सुप्रीम कोर्ट चौथे स्थान पर रहा है और सीबीआई 5वें स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर भरोसेमंद की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के बाद आता है, और जो सीबीआई है उसकी स्थिति और खराब है, वो 5वें नंबर पर आ रहा है। नेताओं की स्थिति तो बहुत ही खराब है, सबसे पीछे वो आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना अच्छा प्रश्न है। हाल ही में लंदन स्थित किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया? ब्लू प्लैक सम्मान का मतलब है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा गया है नीली पट्टिका सम्मान, है ना। तो ब्रिटेन के पहले भारतीय संसद ये रहे हैं, और दक्षिणी लंदन में इनका घर है जहाँ पर 8 साल ये रहे भी हैं। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की एक योजना है जिसके तहत ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को सम्मान दिया जाता है, ब्लू प्लैक सम्मान। तो ये दादा भाई नौरोजी, इनका ये घर था। 1892 के चुनाव में इनको निर्वाचित किया गया था उत्तरी लंदन से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में एक इन्होंने लेख लिखा था, और उस लेख के अंतर्गत जो थ्योरी थी इनकी, उसमें इन्होंने बताया था कि कैसे भारत का धन विदेश लेके जा रहे हैं अंग्रेज, और वहीं से हम इन चीज़ों के बारे में जागरूक हो पाए थे। साइमन स्टील के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। हाल ही में उन्हें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी का प्रमुख बनाया गया है। ये ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं। 2 बातें हैं, तो ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं साइमन। जब आप किसी पद पे पहुंचते हैं, विशेष पद पे, तो आप कहाँ थे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनकी नियुक्ति अभी जलवायु परिवर्तन, जो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख है, उसके तौर पर की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें इनकी नियुक्ति की गई है। अब इनकी मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख हैं, तो ये बातें दोनों सही हो जाएंगी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक यूएनएफसीसी की बात है, तो इसकी स्थापना 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था, तो इसका संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के तौर पर यह कार्य करता है, और 97 के क्योटो प्रोटोकॉल की ये मूल संधि है, आप ये जान लीजिए। और जलवायु परिवर्तन का जो भी खतरा होता है वैश्विक स्तर पर, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया ये करती है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? आपसे व्यक्तित्व पूछे जाते हैं, तो कीनिया के राष्ट्रपति बने हैं अभी विलियम रूटो। और कीनिया में रूटो पिछले 9 साल से उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए, अक्सर पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी है नैरोबी। नैरोबी इसकी राजधानी है, और मुद्रा यहाँ पे चलती है शिलिंग। तो कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो। भारत के पहले 3D प्रिंटेड कॉर्निया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। इस 3D प्रिंटेड कॉर्निया का विकास आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है, और इस कॉर्निया को एक कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है। भारत में जो ये कॉर्निया डेवलप किया गया है, ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है, न कि आईआईटी मद्रास के द्वारा। दूसरा, जहाँ तक स्टेटमेंट है कि कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया, तो ये एक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित अभी किया गया है, रैबिट में इसको प्रत्यारोपित किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति में। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सत्य चुनना था तो दोनों गलत है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। केंद्र सरकार ने इस बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशों की नियुक्ति की है, और इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। इनकी नियुक्ति जो की गई है वो 5 वर्ष के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें इनको नियुक्त किया है 4 लोगों को, ये तो बात सही है, लेकिन इनकी नियुक्ति भी 4 वर्ष के लिए ही की गई है, 4-4 सालों के लिए की गई है, तो ये गलत है। पहला केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो 4 सदस्य हैं, जो निदेशक हैं ये
एस कृष्णमूर्ति, सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, ये 4 लोग चुने गए। सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये हॉकी से संबंधित है और नवंबर 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये 2 बातें हैं। इस बार जो आयोजन है ये मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मलेशिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। और ये हॉकी से संबंधित है, ये पहला सही हो जाएगा। 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2019 में दक्षिण कोरिया ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीता था 2019 का। उसके बाद आयोजन अभी नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा बार अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार ये प्रतियोगिता जीती है और भारत भी इसको 5 बार जीत चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर 5 बार जीत के टोटल मतलब अभी तक प्रतियोगिताएं जो जीती हैं वो भारत ने जीती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया 10 बार, भारत 5 बार। पारसी नववर्ष 2022 के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, चुने। वर्ष 2022 में पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया गया। और दूसरा है, यह उत्सव फारस के राजा जमशेद की याद में मनाया जाता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही है। ये 16 अगस्त को मनाया गया, ये भी बात सही है। और पिछले 30,000 सालों में पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज मनाया जा रहा है, नवरोज उत्सव मनाया जा रहा है। ये भी इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और फारसी लोग मूल रूप से फारस के रहने वाले थे, उनका धर्म पारसी है। और इनकी जो पुस्तक है वो जरथुष्ट्र फारस में, वहीं पर इसकी खोज जरथुष्ट्र ने फारस में की थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पारसी नववर्ष है इसको जमशेद नौरोज के नाम से भी जाना जाता है। जमशेद नौरोज, राजा जमशेद की याद में इसको मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों की समीक्षा के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है? किसने किया है? हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों की समीक्षा के लिए किया है। इसमें SR दवे और SY कुरैशी और RM लोढ़ा और विकास स्वरूप, ये 4 नाम दिए हैं। तो RM लोढ़ा इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि खेल संहिता का पालन होना चाहिए। लगातार अनिच्छा से अदालत को मजबूर कर दिया गया है और इसीलिए हमने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो दी है एक 3 सदस्यीय समिति गठित करके। अब ये लोग इसकी देखरेख करेंगे। अगला जो प्रश्न है, डूरंड कप 2022 के बारे में असत्य विकल्प का चुनाव करना है। इसकी मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर के द्वारा की जा रही है और इस वर्ष इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी। तो मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर कर रहा है, ये तो सही है। और इस बार इसमें भाग जो ले रही हैं वो 20 टीमें। तो दूसरा गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत पुरानी ये प्रतियोगिता है, 1888 में इसका आयोजन पहली बार शिमला में किया गया था। कहाँ पर? शिमला में किया गया था। और अभी तक मोहन बागान और ईस्ट बंगाल ये 2 टीमें रही हैं, 16-16 बार ये खिताब जीत चुकी हैं। रोशनी के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य कथन आपको बताना है। भारत की पहली सौर ऊर्जा लालटेन है। रोशनी का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो रोशनी जो है ये लालटेन है, ये तो सही है, लेकिन भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन है, न कि सौर ऊर्जा लालटेन है। दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये लालटेन जो है LED बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, उसी से ऊर्जा मतलब रोशनी उत्पन्न होती है। वैसे इलाके जहाँ पर समुद्र का पानी मतलब नहीं है, जहाँ समुद्र का पानी नहीं है, वहाँ पर भी इलाकों में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समुद्र का पानी आप ले जाइए, करिए। और सामान्य पानी में नमक को मिलाकर भी इस लालटेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खारा पानी होना चाहिए, जैसे भी हो। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में विकल्पों में से सत्य कथन, सत्य विकल्प का चुनाव करना है। सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। और दूसरा है, इस योजना को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। ये जो योजना है इसमें अभी 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, न कि 50,000 रुपये की। और दूसरा जहाँ तक है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो इसको 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ना तो पहला सही है और ना ही यहाँ पर दूसरा सही है। ओस्तोक 2022 के बारे में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन सा देश इसमें भाग नहीं ले रहा है ये आपको बताना है। ओस्तोक, भारत तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहा है, इसमें चीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ओस्तोक में आपका तजाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पोलैंड यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रूस कर रहा है इसमें, इसके अलावा रूस याद रखिए, रूस के अलावा आप बेलारूस याद कर लीजिए कर रहा है। इसमें मंगोलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और भारत कर ही रहा है। 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इसका आयोजन होना है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM के बारे में सत्य विकल्प आपको बताने हैं। इस मिशन को 20 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिली है। ये हासिल कर लिया है इसने, और इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। तो 2021 में ये मिशन शुरू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत में अगर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति के बारे में बात की जाए, IPR के बारे में बात की गई, तो 2016 में ये नीति शुरू हुई थी, लागू की गई थी। तो दूसरा तो सही है, लेकिन इसमें 20 लाख की जो बात की जा रही है, इसके अंतर्गत 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है, न कि 20 लाख को। तो पहला ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मंथन मंच का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, समुद्री संसाधनों का दोहन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का व्यापक प्रयोग, अनुसंधान का नवाचार। तो भारत में प्रौद्योगिकी आधारित जो सामाजिक प्रभाव है, नवाचार है, उनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक मंथन मंच बनाया गया है जिसमें अनुसंधान और नवाचार दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। भाई अगर नवाचार करना है तो प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए, और प्रौद्योगिकी किस लिए? नवाचार करने के लिए। तो अनुसंधान और नवाचार ये दोनों इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में इसने नाबार्ड के अध्यक्ष के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफारिश की है, और इसकी सिफारिश बाध्यकारी प्रकृति की है। तो वित्तीय सेवा संस्थान नाबार्ड के अध्यक्ष के तौर पर इनको सिफारिश कर रहा है, ये तो सही है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होती है। मानी जाए या ना मानी जाए, कोई भी सिफारिश कभी बाध्यकारी ऐसे नहीं होती है कि हर हाल में इसको मानना है ना। तो ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड 1982 में डेट थी 12 जुलाई जब इसका गठन किया गया था, और एक समिति बनाई गई थी, शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे में असत्य विकल्प का चयन करिए। ये दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष के दिवस की थीम है लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। ये जो दिवस है फोटोग्राफी दिवस, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, याद कर लीजिए इसी समय। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई, वो रखी गई थी कि लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। ये 2022 की थीम रखी गई, ठीक है ना, लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। तो 2022 की जो थीम है वो यही रही है। तो 19 अगस्त को ये मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 20 दिया है, ये तो गलत दिया है, लेकिन दूसरा सही दिया है। आपसे असत्य पूछा जा रहा है तो केवल एक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी थीम जो है लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? डबल डेकर है, AC है, इलेक्ट्रिक बस सेवा है, ये शुरू की गई है आपकी मुंबई में। वैसे भी जो डबल डेकर बसें मुंबई में ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो डबल डेकर भी वहाँ पर चली है। और ये नितिन गडकरी जिन्हें इसको जब इनाग्रेट किया था, तो नितिन गडकरी क्योंकि परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा डीजल और पेट्रोल के कारण जो प्रदूषण होता है उससे 35% कम प्रदूषण इससे फैलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी। तो ये जहाँ भी आपको प्रदूषण के खिलाफ बात करनी है, कुछ सुझाव देने हैं, तो ऐसे आप सुझाव रख सकते हैं। हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हर घर जल प्रमाणन
जिसको मिल गया है, ऐसा पहला राज्य है गोवा, जहाँ पर हर घर में जल है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100% हर घर जल प्रमाणन वाला देश का पहला राज्य ये बना है। छोटा सा राज्य है, 378 गांव वहाँ पर है टोटल, और उनको हर घर जल प्रोवाइड करा दिया गया है। पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त देने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं, माहवारी से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, उनको उपलब्ध कराएगा मुफ्त में। और यहाँ पर सरकार ने एक एक्ट लाकर, पीरियड प्रोडक्ट एक्ट उसको कहते हैं, तो ऐसी पहली सरकार बनने का दावा प्रस्तुत किया है कि जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों को निःशुल्क पहुंचाने की बात कर रही है। तो ये आपकी सरकार है स्कॉटलैंड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दही हांडी के बारे में सही कथन, महाराष्ट्र में इसे आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है, क्या सही है? और इसमें भाग लेने वाले युवाओं को नौकरियों में 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा। दही हांडी खेल लो और 5% का आरक्षण लो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ठीक है, जैसा भी हो रहा है बढ़िया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सद्भावना दिवस के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य विकल्प। 20 अगस्त को मनाया जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले। भारत में बहुत सारी चीज़ें जो आई वो इन्हीं के प्रयास से आज सकी। कंप्यूटर लाने का श्रेय, मारुति कंपनी लाने का श्रेय, भारत को कार, अगर कोई मतलब कार में बिठा सका, कार दिला सका, तो माना जा सकता है यही थे। तो और सबसे देश के युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 40 साल के थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। खैर बेटे थे प्रधानमंत्री के, तो बन गए थे। सारे लोग ऐसे नहीं बन सकते। तो इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो ये बने थे। 84 से 89 तक देश की प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, उसका चयन करिए। यह दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिवस वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो ये दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये बात तो सही है। अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है, साथ में सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। और हर साल ये मनाया जा रहा है 2004 से, अक्षय ऊर्जा दिवस, न कि 8 से। जो चीज़ें रेडियो टेलीविज़न पे ज़्यादा चलती रहती हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अक्षय ऊर्जा दिवस पे बहुत सारे कार्यक्रम आप रेडियो टेलीविज़न पे देख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं वो टीवी ज़्यादा देखते हैं, रेडियो ज़्यादा सुनते हैं, वो नेट से ज़्यादा उन चीज़ों पर विश्वास अभी भी करते हैं। क्योंकि बहुत कम उम्र के कोई पेपर बनाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इस ब्यूरो ने हाल ही में निदान पोर्टल लॉन्च किया है। तो 1992 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, जितना भी ये अफीम की खेती है, मादक द्रव्य की जितनी भी इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है, खेती होती है, तो वो सब ये कंट्रोल करता है। और नार्को के जो आप समझ लीजिए कि जो केस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें जमानत जल्दी नहीं होती है। और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। निदान पोर्टल इसने अभी लॉन्च किया है। और निदान पोर्टल जो है ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विकसित किया है, तो जो नार्को अपराधी हैं उनका डेटाबेस इसमें डालेगा, वो उनका डेटाबेस इसमें डालेगा, जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके, उनके बारे में जानकारी हमेशा रहे। हाल ही में भारत ने किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान खरीदने की योजना बनाई है? तो ये देश है रूस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान खरीदने की योजना कहाँ से बनाई है? रसिया से। तो रसिया से भारत इसको खरीद रहा है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है ये, यानी अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में ये जाके हमला कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर क्या होते हैं? लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में ये माहिर होते हैं, है ना। 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इनकी होती है। 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन रख के ये उड़ान भर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हाल ही में किस रक्षा संगठन ने गगनयान मिशन हेतु
इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड स्कैप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंपा है? तो किस रक्षा संगठन ने ऐसा किया है? इसरो को दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ऐसा किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवरत्न कंपनी है, एचएएल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। आतंकवाद से जो पीड़ित लोग हैं उनको याद किया जाता है, जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। 2018 में पहली बार इसको मनाया गया था। अभी 19, 20, 21, 22 ये पांचवा है, तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? रानी रामपाल, सुचित्रा सेन, मनीषा कल्याण, जय श्री राय। तो भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण जो है ये यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की पहली चैंपियन लीग में डेब्यू अभी इन्होंने किया है। डेब्यू करने वाली ये भारत की युवा स्ट्राइकर हैं मनीषा कल्याण, तो इनका नाम याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी किस नाम से संचालित की है? तो इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी। नाग होता है ना, वासुकी नाग, तो सुपर वासुकी के नाम से इसको ये संचालित कर रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 295 इसमें डिब्बे हैं, बहुत लंबी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर लंबी। छत्तीसगढ़ के कोरबा से रागपुर के राजनांदगांव के बीच में ये मालगाड़ी के तौर पर चलेगी और ये लेकर कोयला गई थी। 27,000 टन कोयला इसने इधर से उधर कर दिया। 5 मालगाड़ियों को मिलाकर सुपर वासुकी को तैयार किया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये आपका आता है, तो इसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और वहीं छत्तीसगढ़ से ये चली भी है, कोरबा से। तो जो मुख्यालय है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व जो सेंट्रल रेलवे है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके 16वें संस्करण का आयोजन इंदौर में किया जाएगा और दूसरा है, इस दिवस को मनाने का निर्णय LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये दूसरा तो सही है, लेकिन 16वें संस्करण की जगह पे यहाँ पे कर लीजिए 17वां संस्करण, जो कि इंदौर में मनाया जाएगा, मतलब आयोजित किया जाएगा 2023 की 9 जनवरी को ये आयोजित होगा। तो 9 जनवरी 2023 17वां संस्करण इंदौर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब होता है रोजमर्रा के जो व्यावसायिक कार्य हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आवश्यक कार्य हैं उनको कोई व्यक्ति पढ़ सके, डिकोड कर सके, समझ सके, इस तरीके की साक्षरता। तो ऐसा है मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला जिसका नाम है मंडवा। क्या नाम है? मंडला। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे साक्षरता यहाँ 68% है, लेकिन 2011 के अनुसार अब कार्यकारी साक्षरता देखी जाए तो ये 100% साक्षर हो गया है, कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बन गया है। आदिवासी बहुल है, पूछा जा सकता है। विश्व जल सप्ताह के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चुनाव करिए। यह सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया गया और इस जल सप्ताह की जो थीम है वो वाटर हार्वेस्टिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन रखी गई है। तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तो ये सही है, लेकिन इसकी जो थीम है वो सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। इसकी जो थीम है वो रखी गई है सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन और द वैल्यू ऑफ द वाटर, द वैल्यू ऑफ द वाटर, ये इसकी थीम रखी गई है। तो दूसरा गलत है, गलत ही बताना है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट लॉन्च किस फार्मा कंपनी के द्वारा किया गया है? जो किट लॉन्च किया गया है इसको किस कंपनी के द्वारा, किस फार्मा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये फार्मा कंपनी है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, इसके द्वारा किया गया है। मंकी पॉक्स की जांच इसके द्वारा हो जाएगी। 1958 से ही मंकी पॉक्स है और बंदरों में ये वायरस पता चला था
जेनेटिक वायरल है, मतलब जानवरों से मनुष्यों में ये पहुंच जाता है। जेनेटिक वायरल रोग है, ऐसा वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में, अगर किसी ने बंदर के साथ कोई ऐसी क्रिया की जिससे कि ट्रांसफ़र हो जाए, फिर मनुष्यों में आ जाएगा, और मनुष्यों से मनुष्यों में, जैसे जो लोग कह सकते हैं गे हैं, तो वो लोग जो संबंध बनाते हैं, उसको मना किया था WHO ने कि वो लोग प्रिकॉशंस का यूज करके ऐसे कार्य करें, तो जिससे कि ये फैले ना। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इंसान से इंसान में भी प्रसार होता है, और कभी ना कभी बंदरों से इंसान में आया है, तो जूनोटिक वायरल रोग है। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो सरदार भगत सिंह के नाम पर अमृतसर हवाई अड्डे का चंडीगढ़ हवाई अड्डा, एक्सट्रीमली सॉरी, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने का निर्णय लिया गया है। पंजाब और हरियाणा दोनों के, क्योंकि राजधानी है, तो उनकी सहमति से यह निर्णय लिया गया है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी? प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस, और आर्टेमिस जो प्रोग्राम है ये नासा का है। किससे रिलेटेड है? ये चंद्रमा से रिलेटेड है। 2024 में ये अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ पे भेजने की तैयारी की जा रही है। कब? 2024 में। जीआई टैग के संबंध में हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया, और जीआई टैग 15 वर्षों तक वैध रहता है। मिथिला मखाना बिहार में जो ये क्षेत्र पड़ता है, तो बिहार का मिथिला मखाना जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, लेकिन ये 10 वर्षों के बाद में इसको क्या करना पड़ता है, इसको फिर नवीनीकृत किया जाता है। तो दूसरा ये गलत है, पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। भारत का ये पहला जीआई टैग था। 20 से 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो 20 से 26 अगस्त के बीच में हुआ, और ये आयोजन कनाडा के द्वारा किया गया। किसके? कनाडा के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 65वां था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड हुआ था, तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा। अच्छा स्थान है, और प्रथम आने की हमको कोशिश करनी चाहिए। भारत के छात्रों ने 3 स्वर्ण जीते और 2 रजत पदक जीते। 2 जो है वो रजत पदक इसने जीते हैं, सिल्वर जीते हैं। और भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। संयुक्त रूप से ये तीसरे स्थान पर भारत रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण और अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत मिले हैं, तो ये तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा, है ना, पदक तालिका में। और जॉर्जिया की कुटेसी में इसको आयोजित किया गया था 14 से 21 अगस्त के बीच में। गोवर्धन योजना के बारे में 2 बातें दी गई हैं। ये योजना जनवरी 2018 में शुरू की गई थी, और हाल ही में HPCL ने इस योजना के अंतर्गत गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस संयंत्र को शुरू किया है। तो गोवर्धन योजना 2018 में शुरू की गई थी, जनवरी में। क्या ये बात सही है? तो ये जनवरी 2018 में नहीं शुरू की गई थी, ये अप्रैल में शुरू की गई थी, 2018 के अप्रैल में। तो पहला तो गलत हो गया, बाकी ये पहला बायोगैस संयंत्र शुरू किया है HPCL ने, ये दूसरा सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दुशांबे, ताशकंद, अस्ताना, बीजिंग। तो संघाई सहयोग संगठन की जो रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है, ये ताशकंद में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? ताशकंद में आयोजित की गई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके रक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया। जून 2021 में SCO की जो बैठक हुई थी वो, अच्छा उसको छोड़िए, 2000 इतना याद रखिए कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और वो जून में हुई थी, है ना, जून में इसकी स्थापना हुई थी। तभी से ये बैठकें ऐसे चलती आ रही हैं। और भारत और पाकिस्तान को अगर पूछ लिया जाए कब शामिल किया गया, तो 2017 में शामिल किया गया था बतौर सदस्य। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है? तो जैसे अमेरिका में एजुकेशन टाउनशिप होती है, आपने सुना होगा, अमेरिका में आपको मिल जाएगी, तो भारत में भी ऐसा
करने का प्रयास किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, इन सबको यहाँ पे विकसित किया जाएगा और ऐसा करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए एजुकेशन टाउनशिप डेवलप करने की बात की है, मतलब सब लोग अपना कैंपस यहाँ पर खोल सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प। नाइजीरिया की फहमीदा अजीम, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, इनको 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। फहमीदा अजीम कहाँ की? नाइजीरिया की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ये लिखा हुआ है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना, इन सब उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य विकल्प आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि एक अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर, तो उसके लिए काम करती हैं फहमीदा अजीम, और इनका संबंध नाइजीरिया से नहीं है, इनका संबंध है बांग्लादेश से। किससे संबंध है? बांग्लादेश से। तो ये चित्रकार और कहानीकार हैं फहमीदा अजीम, नाइजीरिया की नहीं है, ये बांग्लादेश से है, इनको दिया गया है। तो नाइजीरिया गलत यहाँ दिया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। हाल ही में इस पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया, और दूसरा है 1989 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यूनेस्को शांति पुरस्कार पूछा जा सकता है कब से, तो 1989 से, और ये एंजेला मार्केल को दिया गया। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। डेट कैसे याद करते हैं आप लोग? डेट याद करिए अपने जीवन की किसी घटना, जैसे आप कब पैदा हुए हैं, 89 में अगर आप पैदा हुए हैं तो उसके साथ याद कर लीजिए कि ये यूनेस्को शांति पुरस्कार उसी के पास जब आप पैदा हुए थे तभी से शुरू हुआ था, है ना। तो आपको ध्यान रहेगा, या आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आपने कब हाई स्कूल किया, कब इंटर किया, कब बीए किया, कब बीएससी किया, जो भी है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो उस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को याद किया करिए। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन का परिचालन शुरू किया है? तो यूरोपीय कंट्री है जर्मनी। हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन ये चलाने जा रहा है, 14 ट्रेनों को ये शुरू करने जा रहा है। 100 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर यह हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलेगी, तो ये एक नया रिकॉर्ड इसने बनाया कि भाई हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है। देश की पहली नाइट सफारी परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर की तर्ज पर इसको किया जाएगा, और ये जो है ये लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में 150 एकड़ में एक प्राणी उद्यान बनाने की बात की गई है। देश में 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन एक भी नाइट सफारी हमारे यहाँ नहीं है, तो नाइट सफारी ये लखनऊ में ही बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का नया तरीका खोजा है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के क्या है शोधकर्ता हैं, जिन्होंने कचरे से चीनी के विकल्प का एक नया तरीका खोजा है। और ये मतलब इन्होंने कहा कि गन्ने की पिराई के बाद जो बगास निकलता है तो उससे भी चीनी बनाई जा सकती है, जाइलिटोन तैयार किया जा सकता है। जाइलिटोन एक शुगर अल्कोहल होता है, प्राकृतिक उत्पादों से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये उनको डायबिटीज़ रोधी, मोटापा रोधी क्योंकि ये होता है, तो दवा के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जा सकता है, और ये दांतों में कैविटी बनने से भी रोकता है। तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। समीर बी कामत के बारे में दो बातें, कौन सी सही बताना है आपको। डीआरडीओ का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, और दूसरा है ये वाईएस रेड्डी का स्थान ये ले रहे हैं। तो वाईएस रेड्डी का नहीं, जी सतीश रेड्डी का स्थान ले रहे हैं। जी सतीश रेड्डी थे, और पहला सही है। अब नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? समीर बी कामत, जो कि डीआरडीओ के अध्यक्ष अब बन जाएंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ का भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, और ये सही बात है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी आईएमएफ की, ये भी सही है। असत्य बताना है तो दोनों यहाँ पर, ना तो एक ना ही दो, कोई भी इसमें असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, 190 इसके सदस्य देश हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है। तो 1948 में स्थापित 190 देश, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी क्या है प्रबंध निदेशक।
भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कब आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो आज ही की डेट 2 सितंबर को इसको शामिल किया जाएगा, मतलब आज 2 सितंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 सितंबर को इसको शामिल किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में अनंत ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील अनंत ताल जो झील है, ये लेक स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसको घोषित किया गया है। अनंतपाल द्वितीय ने तोमर वंश का था। अनंतपाल द्वितीय ये किस वंश का था? तोमर वंश का था। उसने क्या किया था, इसका निर्माण किया था। किया है क्या? अब वो है ही नहीं है। हाल ही में किस भारतीय ने पहली बार लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता? तो ये है नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा 89.08 मीटर थ्रो करके लुसाने डायमंड इन्होंने जीती है। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसकी 3D पोस्ट ऑफिस है, स्थापना की गई है बेंगलुरु में। और पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली अभी लार्सन एंड टुब्रो ये अकेली कंपनी है भारत में। अगला जो प्रश्न है, यूयू ललित के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। 48वां मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। और दूसरा है कि नवंबर 2023 तक ये पद पे रहेंगे। तो 49वां इनको नियुक्त किया गया है और ये पद पर रहेंगे 8 नवंबर 2022 तक, केवल 74 दिन। 2022 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोनों गलत है, सत्य पूछा जा रहा था तो कोई भी सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया? सबसे कम प्रजनन दर है साउथ कोरिया में। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है साउथ कोरिया ने। पहले इसकी प्रजनन दर जो थी वो उससे भी अब कम हो गई है। ठीक है, अब इसकी घटकर 0.81 रह गई है। भारत की कितनी है? भारत की कितनी है? अब 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है उसके 5वें दौर में अब बताया गया कि 2.0 है। भारत की ध्यान रखिएगा। एशिया कप के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लेने का निर्णय लिया है, योजना बनाई है और आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है। तो 6 टीमों ने तो इसमें योजना बनाई है और इसका जो आयोजन है ये एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत सबसे ज़्यादा बार 7 बार एशिया कप जीत चुका है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग ये 6 टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पहला स्टेटमेंट है, इस दिवस को 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर अब्दुल हमीद की स्मृति में इसको मनाया जाता है। 29 अगस्त को 1905 की बात है। इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। पूरा ध्यान मेजर ध्यानचंद ने लगाया किस पे? हॉकी पे, और इनको हॉकी का जादूगर कहा गया। 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया इन्होंने। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ पहली बार 2010 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया था। 29 अगस्त को यह आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में 2009 में ये सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई थी कि 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो घोषित किया जाएगा परमाणु परीक्षण के खिलाफ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा भारतीय प्लेयर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट बन गया है? 100 मैच सब प्रारूपों में ये खेल चुके हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज और तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इनका नाम है विराट कोहली। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रॉस टेलर तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड के रॉस टेलर हैं, वो खिलाड़ी हैं। और पहले अगर देखा जाए तो अभी जो विराट हैं ये दूसरे हैं, विराट कोहली विश्व में दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेला है।
पहला कौन है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। और कमेंट सारे लोग पढ़ लिया करिए, जिससे कि जो भी प्रश्न हुआ करे या कोई समस्या होती है तो कमेंट में मिल जाती है आपको। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो ये है रोहित शर्मा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और T20 रनों के मामले में रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल के बाद ये तीसरे स्थान पर आते हैं विराट कोहली, जिनका नाम अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा का है, फिर मार्टिन गुप्टिल का है और फिर विराट कोहली का है। तो रोहित शर्मा नंबर 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है उसके बारे में ये प्रश्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल है, गलत है। हाल ही में ऋषिकेश को सबसे अच्छा आकांक्षी जिला चुना गया है। तो नीति आयोग ने इसको शुरू किया था, 112 आकांक्षी जिले घोषित किए थे पूरे देश में। और 2019 फरवरी में ये हरिद्वार को 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है और 2019 फरवरी में कृषि एवं जल संसाधन थीम पर जिले को प्रथम पुरस्कार मिला था। जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में। और अभी हरिद्वार जिले को फिर से मिला है, न कि ऋषिकेश को मिला है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह से संबंधित है? अभी हम कर ही चुके हैं, ये चंद्रमा से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री अपने स्टेट पर विशेष ध्यान देते भी हैं। तो भुज में, खैर भूकंप का क्षेत्र भी वो है, तो भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति उद्यान समर्पित किया गया है। जो भूकंप में पीड़ित लोग हैं उनको याद दिलाएगा, जो नहीं रहे। और जनवरी 2001 में यहाँ पर विनाशकारी भूकंप आया था, तो जो 12,000 से अधिक लोगों ने जान गंवा दी थी, तो उन्हीं के नाम पर। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोई बात नहीं है। अब ऐसा अगर कहीं पर अलग ना हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन का चुनाव करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। और दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग शीर्ष प्रौद्योगिकी बाजार रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं की गई है। इसको कुशमैन एंड वेकफील्ड, इसको किसने जारी किया है? कुशमैन एंड वेकफील्ड, कुशमैन एंड वेकफील्ड ने जारी किया। पहला गलत है। और शीर्ष प्रौद्योगिकी बाजार जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहा है ये बीजिंग रहा है, ये दूसरा सही है। तो असत्य बताना है तो पहला असत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड जो स्थान रहा है इस बाजार में वो रहा है बेंगलुरु का, है ना। ये टेक सिटीज़ की बात हो रही है, तो टेक सिटीज़ के तौर पर बेंगलुरु। ब्रज पहाड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में सही कथन आपको बताना है। हाल ही में ये अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ। और दूसरा है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य किया गया। भारत अमेरिका की सेनाओं के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थान पड़ता है, वहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो ये जो योजना है सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। और 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति देने का इसमें प्रावधान किया गया है। 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति इसमें पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के विषय में सही कथन आपको बताने हैं। इस अवार्ड्स का आयोजन गोवा में किया गया। दूसरा है, शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए इनको दिया गया है ये पुरस्कार, तो ये दूसरा सही है। और शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है ना। शेरशाह धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म है, इनको दिया गया है। और रणवीर सिंह को इसमें 83 के लिए ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन को मिला है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो ये पहला गलत हो जाएगा। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, गोवा में नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। तो दूसरा तीसरा इसका सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य विकल्प है, उसका चुनाव करिए। तो इस इंडेक्स में मुकेश अंबानी शीर्ष एशियाई अमीर बिजनेसमैन है, और दूसरा है विश्व में सबसे अमीर बिजनेसमैन की इस सूची में एलन मस्क शीर्ष स्थान पर है। तो एलन मस्क तो शीर्ष स्थान पर है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन गौतम अडानी की संपत्ति इस समय मुकेश अंबानी से ज़्यादा है। मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है 91 अरब डॉलर के साथ, और गौतम अडानी जो है इनकी संपत्ति 137 बिलियन के साथ सबसे ज़्यादा है ना। एशियाई अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी हो जाएंगे। तो दूसरा इसमें सत्य है, पहला इसमें असत्य है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर बीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी, प्रीलिम्स मेंस कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे स्क्रॉल पर जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया है उस पर इंक्वायरी करके हमारे बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? कौन है जो कोषाध्यक्ष चुना गया है? उनका नाम है अनुराग शर्मा। किसका? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 देशों का ये संघ है। 65वां राष्ट्रमंडलीय जो संसदीय संघ का सम्मेलन हुआ उसमें झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं अनुराग शर्मा। कहाँ से सांसद हैं? यूपी से ही रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। झांसी ललितपुर जो संसदीय क्षेत्र है वहीं से है। तो अनुराग शर्मा को इसमें चुना गया है कोषाध्यक्ष। और अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आप दीजिए, और आपका पूरे अगस्त महीने का पहला एपिसोड अगर आप देख लेंगे तो करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। इस्कॉन द्वारा ये किया जा रहा है। इस्कॉन द्वारा वैदिक तारामंडल के मंदिर का गुम्बद भी दुनिया में सबसे बड़ा बनाने जाने का यहाँ निर्णय लिया गया है। और वैदिक तारामंडल का जो मंदिर है ये पश्चिम बंगाल के मायापुर के नदिया जिले में स्थित होगा। और ताजमहल और सेंट पीटर्सबर्ग इन सब को देखा जाए तो सबसे बड़ा होगा। 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। तो इस्कॉन ग्रुप इसको बना रहा है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक के तौर पे, और ये बनाएगा वैदिक तारामंडल। उसी को इतना बड़ा रूप देगा कि ताजमहल से भी बड़ा होगा, सेंट पीटर्सबर्ग से भी बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा जब खुलेगा तो देख के हम लोग आएंगे। 2024 में ये खुल जाएगा। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा लगा तो लाइक का बटन भी दबाएं। और अगर कोई बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा ये नंबर है 6307281212। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी कोर्स की जानकारी भी इस पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।